हेलो दोस्तों, ये हमने पहला वीडियो बनाया था जिसमें कि हम आपको रिवीजन के साथ मैंने जो 2024 का जीमेल का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड थोड़ा सा था क्वेश्चन, तो उसको हम लोगों ने डिस्कस किया और उसके बाद जो है उसके साथ रिलेटेड थ्योरी को हम लोगों ने रिवीजन करा दिया। ठीक है, अब क्या है कि उसमें मतलब जो क्वेश्चन नंबर था 31 से 40 तक का था। अब है कि 41 से लेकर के 50 तक का जो क्वेश्चन है, 10-10 क्वेश्चन, चूंकि 10-10 क्वेश्चन में ही करीब पौने 2 घंटा हो रहा है, तो अब 5 घंटा का वीडियो एक साथ पढ़ने का मतलब दिमाग गर्म हो जाएगा आपका। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, इसलिए आराम से मज़ेदार, फिजिक्स मज़ेदार है, मज़ा लेने का चीज़ है, आराम से इसको फिर हम लोग चाहते हैं कि इसको इससे रिलेटेड मतलब 1 साल का भी अब अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो मोटा मोटी बहुत सारा चीज़ रिवाइज हो जाएगा। टाइम कम है, 2 तारीख से शुरू हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि आप इस पर थोड़ा सा टाइम दे करके देख लोगे, और इसलिए हम लोग भी टाइम दे करके इसको अर्जेंसी में बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक जो है सो रेस्ट में रखा हुआ है ग्राउंड पे, उसको एक फोर्स से हम लोग धकेल रहे हैं जो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, हम पहले तो इसको सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन अगर देखते हैं इसका तो जरा सा देखो, सोल्यूशन लिखते हैं। हम अगर सोल्यूशन की बात करें तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बॉडी है, एक ब्लॉक है जो रखा हुआ है, इसको इस तरह से एम मास का मान लेते हैं। ये एक फोर्स एफ से ये कर रहा है, और एफ जो है लीनियरली वेरी का है, तो मान लो एफ बराबर के टी ले लेते हैं। ठीक है ना, इंक्रीजेज लीनियरली विथ टाइम। ठीक है, तो अगर इस तरह के लिए हम लोग अगर बात करेंगे ठीक है, प्लस सी, अगर मान लो हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं वेयर के एंड सी आर कांस्टेंट्स। अब अगर एक्सीलरेशन के लिए बात करें तो कहने की जरूरत नहीं कि F/m हो जाएगा, इसका नाम 1/m के टी प्लस। अच्छा, ये जो है सो के टी प्लस सी अगर हम लोग बात करें तो हम लिखते हैं वेयर टी बराबर 0, ए बराबर 0 है, रेस्ट में है। इसका मतलब हो जाएगा, स्वाभाविक है कि सी बराबर हो जाएगा 0। मतलब ये जो ए बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा F/m एंड दिस इज KT/m। सी का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि t बराबर 0 पे लिखेंगे KT/m जो होगा जो y बराबर mx है। इसका नहीं, ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका मतलब सिंपल है कि इसका आंसर दूसरा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लीनियरली वेरी कर रहा है तो हम एक जनरल स्ट्रेट लाइन मान लेंगे, और उसका जो कांस्टेंट है के और सी, उसको हम लोग मतलब इवैल्यूएट कर देंगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन। इनिशियल रेस्ट है ग्राउंड पे, तो रेस्ट है, इसका वेलोसिटी भी 0 है और एक्सीलरेशन भी 0 है। ठीक है, आप चाहो तो इसको यहाँ पे ए बराबर 0, भी बराबर 0 कर सकते हो। ठीक है, तो पहला तो ये मैंने सोल्यूशन आ गया। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, हम लिखते हैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट। रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम लिखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ से वी हैव F बराबर ma। इसका मतलब हो जाएगा A बराबर जो हो जाएगा सो F/m। अब क्या है कि F का जैसा भी नेचर होगा, अगर F कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट होगा, F वेरिएबल है तो A वेरिएबल होगा। तो F और A में एकदम डायरेक्ट रिलेशन है, जैसा भी फोर्स का नेचर होगा वैसा ही एक्सीलरेशन का नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर लिखते हैं इसमें कि फॉर वेरिएबल फोर्स और एक्सीलरेशन, वेरिएबल फोर्स और एक्सीलरेशन अगर बात करना चाहें, ठीक है, तो लिखते हैं केस फर्स्ट, व्हेन A इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम कैसे डिस्कस करते हैं, तो लिखते हैं A बराबर लिखेंगे dv/dt एंड दिस इज हो जाएगा फंक्शन ऑफ टाइम। इसका नेम dv बराबर हो जाएगा फंक्शन ऑफ टाइम
इंटू डी टी। अब मान लो कि इंटीग्रेट करना चाहें तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी हम 0 मान सकते हैं, जब टाइम t है तो वेलोसिटी हम v मान लेते हैं। तो यहाँ से जो v आ जाएगा ये अनदर कोई फंक्शन gt प्लस c आ जाएगा। हालांकि इसमें जो है ना बेहतर ये होगा कि लिमिट नहीं डाल करके जनरल इंटीग्रेशन कर ज़्यादा सही है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में कंडीशन दिया रहेगा तो उसके हिसाब से हम लोग इसमें लिमिट लगा देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। फॉर डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करें, फॉर डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम लिखते हैं v बराबर dx बाई dt, और ये dx बाई dt हो जाएगा दिस इज gt प्लस c, ठीक है। इसका ने dx बाई dt, dx बराबर लिखेंगे यहाँ से बराबर हो जाएगा gt प्लस c और ये हो जाएगा dt। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा यहाँ से x एज ए फंक्शन कोई मान लो अनदर फंक्शन ft प्लस c आ जाएगा। बस इसी तरह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। कब? जब एक्सीलरेशन दिया हुआ फंक्शन ऑफ टाइम, और एक्सीलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम हो या फोर्स फंक्शन ऑफ टाइम हो विल हैव द सेम मीनिंग। कोई बहुत मतलब बहुत ये नहीं होता है, खाली m जो है दैट इज कांस्टेंट, ये m कांस्टेंट होना चाहिए और उससे जो है मल्टीप्लिकेशन, जैसे फोर्स दिया रहेगा एक्सीलरेशन जो है मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। फोर्स में मास से भाग दो तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा, एक्सीलरेशन दिया हुआ है तो मास से गुना कर दो फोर्स मिल जाएगा वगैरह। अब अगर हम केस 2 लिखें, केस 2 व्हेन एक्सीलरेशन इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, मान लो अगर ऐसा कहीं दिया हुआ हो तो हम लिखते हैं सबसे पहले नाउ a बराबर लिखेंगे दिस इज dv बाई dt। अगर टाइम निकालना हो तो फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसका नाम dv फंक्शन ऑफ वेलोसिटी इनटू dt। इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से, जो भी लिमिट दिया रहेगा तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा, ठीक है। अगर फॉर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो a बराबर आपको पता है दिस इज dv बाई dt और ये हो जाएगा dv बाई dx। फंक्शन ऑफ फंक्शन के लिए बात करेंगे और dx बाई dt आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v dv बाई dx। सो अगर हम लिखना चाहें कि v dv बाई dx एंड दिस इज फंक्शन ऑफ v, इसका नाम v dv बाई फंक्शन ऑफ v इंटू dx का इंटीग्रेशन कर लेंगे, यहाँ से x मिल जाएगा। मतलब अगर वेलोसिटी का फंक्शन हो तो हम टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। मान लो कि फंक्शन जब निकल के आ जाएगा तो उसका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ये चीज हमको उस समय जब जैसा फंक्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ ड्रॉ करेंगे, या फिर डायरेक्ट फंक्शन पे ही पूछ सकता है। केस 3 व्हेन एक्सीलरेशन इज फंक्शन ऑफ x, अगर x के लिए फंक्शन होगा तो हम सबसे पहले लिखते हैं वी हैव, या देखो कि a बराबर हम अभी निकाले v dv बाई dx और ये हो गया फंक्शन ऑफ x, इसका ने v dv लिखते हैं तो ये फंक्शन ऑफ x इंटू dx आ जाएगा। इसको हम अगर इंटीग्रेट कर दें तो ये v स्क्वायर बाई 2, अब मान लो कि ये कोई अनदर फंक्शन आ गया fx प्लस c, इसका ने v बराबर हो जाएगा रूट ओवर 2fx प्लस 2c, ठीक है। तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं या x में जो भी रिलेशन कहेगा उस हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर टाइम, अगर इस केस में टाइम लिखना चाहें तो टाइम लिखेंगे तो अगेन v बराबर हो जाएगा dv बाई dx बाई dt एंड दिस विल हैव द वैल्यू रूट अंडर 2fx प्लस 2c, इसका ने dx बाई रूट अंडर 2fx प्लस 2c लिखते हैं एंड दिस विल बी dt। इंटीग्रेट कर लेंगे यहाँ से तो x एंड t में रिलेशन आ जाएगा और जो भी चीज चाहिए ये यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। हम समझते इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि इफ a rubber ball falls from a height h and revolves up to height h by 2, ठीक है, the percentage loss of the total energy of the initial system as well as velocity ball before it strike the ground respectively, ठीक है। तो लॉस इन एनर्जी कितना हुआ, वेलोसिटी कह रहा है बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ठीक है।
तो हम अगर इसके लिए बात करते हैं तो सिंपल है। पहले एक चीज देखो कहा क्या, देखो मैकेनिक्स का सवाल अगर बनाते हो या ऐसे एक लाइन में ये समझ लो कि फिजिक्स का अगर सवाल बनाते हो तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करो। फिगर ड्रॉ करने से क्या होगा कि सिचुएशन क्लियर होगा, सिचुएशन समझ में आएगा। जब सिचुएशन समझ में आएगा तो सवाल बनने का 99.99% चांस होगा। जब ऐसे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते रहोगे, फिगर ड्रॉ नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। जैसे कह रहा है क्या, रबर बॉल है जो हाइट h से गिरा, चलो कोई बात नहीं, ये कोई सरफेस है, यहां से बॉल h हाइट से गिर गया, ठीक है। ये रिबाउंड करके यहाँ से वेलोसिटी होगा, ये रिबाउंड करके h/2 तक आया, ये h/2 तक आया, ठीक है। ये ऐसे स्ट्राइक किया, इसी से रिबाउंड कर, क्लियर है। अब कहता है कि बताइए द परसेंटेज लॉस ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द इनिशियल सिस्टम as well as the velocity of the ball before it strikes the ground, क्लियर है। लॉस एनर्जी का है तो इनिशियल एनर्जी लिखते हैं, टोटल इनिशियल एनर्जी तो mgh था, फाइनल एनर्जी लिखते हैं तो ये जो होगा mgh/2, ठीक है। फाइनली तो वहां चला गया, इसका मतलब ये हो गया कि लॉस जो हो जाएगा, इसे ई लॉस हम लिख ही रहे थे, ई या माने फाइनल लिखे, अगर चेंज लिखते, ठीक है ना, ये लॉस है तो लॉस ऑलरेडी अपने आप में निगेटिव है, ठीक है ना, तो इसलिए फाइनल माइनस इसलिए मतलब ये हो जाएगा mgh/2, ठीक है। अब हम लिखते हैं कि परसेंटेज चेंज ये हो जाएगा mgh/2 गुने mgh इनिशियल का गुने 100, तो ये हो जाएगा 50%, माने 50% का लॉस हो गया, ठीक है। अब वेलोसिटी के लिए लिखते हैं तो हम लिखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये दिस mgh बराबर हो जाएगा हाफ mv², इसका v बराबर हो जाएगा √2gh। अब देख लो इसमें 50% √2gh, 50% तो कुछ चौथा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट यह है कि एनर्जी जो होगा द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी remains always constant, remains always constant, that is E बराबर कांस्टेंट, इसका नेट के ई प्लस पी जो हो जाएगा ये हो जाएगा कांस्टेंट, इसका मतलब हो जाएगा के ई प्लस पी ई इनिशियल बराबर हो जाएगा के ई प्लस पी ई फाइनल, क्लियर। लेकिन क्या कि ये जो है इट इज ए स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, when there is no external force and dissipative force, इसको फ्रिक्शन बोलते हैं या कुछ फ्रिक्शन, ठीक है ना, एक्टिव मतलब ये। तो इसका मतलब इसमें जो है सो जनरल क्या है, तो हम लिखते हैं सो इन जनरल
फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब डिसिपेटिव फोर्स हो गया, जो भी लॉस होने वाला फोर्स होगा उसमें हम लोग इसको फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। मतलब के दिस इंप्लाइज कि के ई प्लस पीई फाइनल माइनस के ई प्लस पीई इनिशियल, ये हो जाएगा वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन फ्रिक्शन, ठीक है। नाउ इसी में आप देखो, अगर इस पे देखो, नाउ इफ वर्क डन फ्रिक्शन 0 मतलब दैट इज नो फ्रिक्शनल फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस, तो दिस इंप्लाइज कि ये जो हो जाएगा के ई प्लस पीई फाइनल माइनस के ई प्लस पीई इनिशियल, ये वर्क डन एक्सटर्नल। Also, when external forces are absent, मतलब नहीं है कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है सो आर एब्सेंट है, तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि वर्क डन एक्सटर्नल क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज कि के ई प्लस पीई फाइनल बराबर हो जाएगा के ई प्लस पीई इनिशियल, और यही तो एनर्जी कंजर्वेशन है। तो इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन जो है सो स्पेशल केस है, इस पर हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा ये हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो इसलिए हमको लगता है कि इतना रिवीजन से ज्यादा सही है। जैसे जैसे मान लो वो हमें क्वेश्चन बता, एगो एग्जांपल भी कर ही देते हैं। लेट अस से एग्जांपल 1 मान लेते हैं कि इसमें जो है सो एक सिस्टम है ऐसा m मास का, ये ऐसे है, ठीक है, ये 2m मास का है। लेट अस से इस तरह से इसमें फ्रिक्शन है, ठीक है। ये किसी भी तरह का हो सकता है, हम एग्जांपल के बारे में इलस्ट्रेशन में बता रहे हैं कि हम कैसे यूज करें। अब इसमें है कि फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन है तो हम एनर्जी कंजर्वेशन, हालांकि एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं दूसरे फॉर्मेट में, माने जो एनर्जी कंजर्वेशन का ये फॉर्म है इसको हम लोग बदल के फिर दूसरे फॉर्मेट में लगाएंगे। तो इट्स बेटर कि यहाँ फ्रिक्शन है माने डिसिपेटिव फोर्स है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, कहता है कि ये h हाइट गिर गया, ठीक है, तो बताइए कि वेलोसिटी क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान लो ये h हाइट गिरने के बाद इसका वेलोसिटी v है, ठीक है। तो एनर्जी का जो है सो लॉस गेन फॉर्म भी एक है, तो हम लिखते हैं इसमें कि इसको सॉल्यूशन मेथड फर्स्ट, लॉस गेन फॉर्म एनर्जी का, ये एनर्जी कंजर्वेशन का लॉस गेन फॉर्म। तो हुआ क्या, हुआ ये कि h हाइट गिरा तो इसने लॉस किया 2mgh, इसके चलते क्या हुआ, तो दोनों को काइनेटिक एनर्जी मिला, हाफ mv² प्लस हाफ 2m इंटू v² प्लस फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया था 2mg इंटू 2h। देखो फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क होता है ये निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि लॉस गेन फॉर्म कर रहे हैं। इसी को अगर वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग बनाना चाहें तो मेथड 2 फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर हम लोग बात करना चाहें इसमें, तो सिंपल सा सिचुएशन ऐसा है, मान लो यू ये म्यू है, ये एच है, हम यहाँ पर रिफरेंस लेवल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हाइट हमेशा सेम रहेगा, इसको कैपिटल एच बोलते हैं, ठीक ना। ये हम लोग शुरू में h1 मानते हैं, अब बाद में जो है सो ये h2 आ जाएगा,
ये हाइट h2, ठीक है। ये हाइट अगर h गिरा है तो ये हो गया h1 माइनस h2 जो हो जाएगा दिस इज h, अगर h गिरा है तो। अब है क्या कि E फाइनल माइनस E इनिशियल बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। इसका फाइनल एनर्जी कितना है भाई, तो इसको जो 2m है ये m है। अब बहुत लोग बोलेगा 2m छोटा है m बड़ा है, कैसे लोहा का होगा लकड़ी का होगा, हो सकता है, ठीक है। तो ये लिख देंगे अगर हम इसका, तो mgh कैपिटल H फाइनल एनर्जी, क्योंकि वो सेम लेवल पे है। अच्छा इसके लिए लिखते हैं तो दिस इज mgh2 प्लस 2mh2 प्लस हाफ गुने 2m गुने v², ये फाइनल एनर्जी हो गया दोनों मतलब सिस्टम का। फिर माइनस लिखेंगे, माइनस लिखते हैं mgh कैपिटल H प्लस 2gmh1 प्लस हाफ इंटू, अच्छा काइनेटिक एनर्जी शुरू में था नहीं तो ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया बराबर हम लिखेंगे वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसको जो है सो देखो ये mgh गया, यहां से जो आ जाएगा दिस कम्स टू दिस इज 2mgh2 माइनस h1, तो h2 माइनस h1 हो जाएगा माइनस h, ठीक है, प्लस हाफ गुने 2m v² बराबर लिखेंगे माइनस म्यू mg इंटू 2h। इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे तो पहले जैसा रिजल्ट आएगा, आप एक बार चेक कर लें, ठीक है। तो कहने का सेंस है कि हम इस तरह से इसी में अगर इस पर चार्ज दे दें, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें, तो वो एक्सटर्नल वर्क भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से बच्चा जैसा पूछता है, लेकिन आपके पास कंफर्म मतलब एक श्योर शॉट जो इक्वेशन होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो आपके पास आना चाहिए। कोई बात नहीं, हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल है कि हम इसको सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव तो ये y बराबर जो हो जाएगा a sin ओमेगा t cos kx, ठीक है। अब यहां से हम अगर कंपेयर करेंगे, नाउ ऑन कंपैरिजन अगर लिखते हैं तो 2 पाई n बाय लैम्डा, ये हो जाएगा 2 पाई n बाय लैम्डा ये ओमेगा, और 2 पाई बाय लैम्डा ये हो गया q। अब जो है सो किसका किसका क्या पूछ रहा है इसको देख लो। अगर भाग देने का हो तो भाग दे दो, जैसे कहता है कि द डायमेंशन ऑफ nt, तो nt जो डायमेंशन हो जाएगा nt इसका डायमेंशन, तो 2 पाई का तो कुछ होगा नहीं, तो स्वाभाविक लेंथ हो जाएगा। उसके बाद जो है सो मान ये लेंथ डायमेंशन लेस क्वांटिटी ये होना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू होना चाहिए, क्लियर। डायमेंशन ऑफ n इज, n जो हो जाएगा डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा lt माइनस 1, ये नहीं होना चाहिए, n का है ना, तो n और t नीचे आना चाहिए, ये ठीक है। The dimension of n by lambda is t, n by lambda, n by lambda, no. The dimension of x is n, not correct, ठीक है। नॉट करेक्ट का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ n by lambda, n by lambda जो हो जाएगा ये t होना चाहिए, तो n by lambda t, तो ये तो यही करेक्ट नहीं है, मतलब नॉट है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसलिए कि जब भी साइन में जो ये आएगा तो ये डॉट वैल्यू आना चाहिए, माने डिग्री है, रेडियन है, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी आना चाहिए, और ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी आना चाहिए, ठीक है, तभी ये आ गया। अब रही बात कि इसमें रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगर हम इसके लिए बात करें, कहीं
कहीं भी हम लिखते हैं जैसे y बराबर लिखेंगे a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। मान लो ये ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है ये पूरा का पूरा ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, इसको डायमेंशन लेस होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो साइन के साथ रहे या कॉस के साथ रहे, किसी के साथ जब ये रहेगा, क्योंकि ये है एंगल बेसिकली, तो या तो डिग्री में मेजर होगा, या तो इन मेजर्ड इन डिग्री, या मेजर्ड इन रेडियन। लेकिन किसी भी मेजर होगा तो ये हो जाएगा डायमेंशनलेस, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट का ये है। इसे तो स्टैंडिंग वेव आया है, तो स्टैंडिंग वेव को भी थोड़ा सा हम लोग बात कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत अभी नहीं है, हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। जो भी होगा इसमें ये इस तरह से कुछ आ जाएगा। तो आप उसका ऐसा हम लोग यूनिट डायमेंशन रखेंगे, जैसे ओमेगा का डायमेंशन अगर हम यहाँ बात करना चाहें तो 1/t हो जाएगा, टाइम ईटी है तो कैंसिल हो जाएगा। के का जो है सो एक्स है तो ये मीटर में होगा, तो के का होना चाहिए 1/मीटर, ठीक ना। मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ओमेगा का ये होना चाहिए 1/टाइम, मतलब सेकेंड, और 1/सेकेंड अगर लिखना चाहें। उसी तरह से हम लिखेंगे के का 1/मीटर या डिस्टेंस, 1/ जो डिस्टेंस का डायमेंशन होगा वो होना चाहिए, तभी तो डायमेंशनलेस होगा ये। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बॉडी है जो इतना मीटर में n सेकेंड में जाता है, 115 मीटर n+2 सेकेंड में जाता है। तो ये तो सिंपल है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, इसमें सॉल्यूशन, द डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड is given by, तो हम लिखते हैं SNTH u प्लस 2n माइनस 1 a/2, ठीक है, फॉर गिवन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन जो दिया हुआ अगर उसके लिए हम लोग बात करेंगे तो कितना है 102.5 मीटर, 102.5 मीटर, दिस इज u प्लस 2n माइनस 1 a/2, दिस इज इक्वेशन 1। 115 मीटर कह रहा है, 115 मीटर कितना u प्लस 2, और ये हो जाएगा n के जगह पे, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और n के जगह n+2 माइनस 1 a/2। इसका मतलब हो जाएगा दिस u प्लस 2n 2 दूना 4 प्लस 3 ये a/2। अब ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सिंपल है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम लोग इसमें बात करते हैं अगर कॉन्सेप्ट का, तब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट, रिलेटेड कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि मतलब रिलेटेड कॉन्सेप्ट माने nth डिस्टेंस में इसमें 2-3 चीज बहुत मजेदार है। मजेदार क्या क्या है तो बताते हैं कि एक तो पहले जो है सो जो फार्मूला है, ठीक है ना, हम इसको लिए बात करते हैं तो SNTH लिखते हैं, SNTH, तो ये है u प्लस 2n माइनस 1 a/2, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, कहता पहले तो है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो बहुत बच्चा ये भी बोलता है कि करेक्ट है, बहुत बच्चा कहता है इनकरेक्ट है, लेकिन ये क्लियर है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, इट इज डायमेंशनली
करेक्ट, पहले तो ये है। क्यों करेक्ट है तो हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे लेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, मान लीजिए 1 सेकेंड में अगर बात करते हैं तो हम लिखते हैं s बराबर u गुने t प्लस हाफ a गुने t का स्क्वायर। इसको हम लोग फाइनली ऐसे लिख सकते हैं s बराबर u प्लस a बाई 2। तो आप इसको डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं बोल सकते, इट इज अगेन द डायमेंशनली करेक्ट। अगेन द डायमेंशनली करेक्ट। क्यों करेक्ट? क्योंकि 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया हुआ है। तो उसी तरह से ये भी जो डिस्टेंस है इसको हम लोग जो बोलते हैं, तो ये बोलते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, या फिर इसका दूसरा लैंग्वेज होता है डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, सो द डिस्टेंस कवर्ड covered in nth second or the distance covered in last 1 second, ठीक है। ये दोनों से हम इस इक्वेशन को डिराइव करके दिखाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट ये एक बार चलना शुरू किया यहाँ से, तो मान लो कि u वेलोसिटी से स्केलर फॉर्म में 1 डायमेंशन का रहने दो, एक्सीलरेशन u है माने वेलोसिटी, और यहाँ से चला, ये मान लो कि यहाँ से लेकर के n सेकेंड यहाँ तक लगा, p से q कहते हैं, और यहाँ से n-1 सेकेंड तक, यहाँ से माने ये O पॉइंट कह दें, O से P तक जाने में मान लो कि n-1 माने O से लेकर Q तक जाने में स्वाभाविक है कि लगा n सेकेंड, O से P तक आने में 1 सेकेंड घट जाएगा। ये लास्ट का 1 सेकेंड है, लास्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि 1 सेकेंड P से Q तक, इसका P से Q तक आने में 1 सेकेंड लगा। तो हम लिखते हैं यहाँ से U, अच्छा ये सब बताने की जरूरत नहीं है यार, लेट u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, ये सब तो समझ में आ रहा है, ये सब इनिशियल वेलोसिटी, और a बराबर जो हो गया सो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब रही बात ये कि हम लिखेंगे Sn बराबर, Sn बराबर हो जाएगा un प्लस हाफ a n स्क्वायर, Sn-1 बराबर तो un-1 प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर। सो SnTh लिखते हैं तो ये हो जाएगा Sn-1, इसका मतलब हो जाएगा कि un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un-1 प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ये जो सॉल्व करोगे, दिस कम्स टू SnTh, ये आ जाएगा u प्लस 2n-1 a बाई, ये आ जाएगा, ठीक है। अगेन डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 1 सेकेंड, अगेन या हम इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, और अगेन डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 1 सेकेंड। तो लास्ट 1 सेकेंड में एक चीज जरा गौर से देखो कि यहाँ का जो वेलोसिटी होगा, p पर जो वेलोसिटी होगा वो अगले 1 सेकेंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो गया। तो हम लिखते हैं SnTh बराबर u एट p इंटू 1 सेकेंड, पहले तो इसे लिखो
ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा up इंटू 1 सेकेंड प्लस हाफ a गुने 1 का स्क्वायर। अब अच्छा p का जो वेलोसिटी है, जरा गौर से देखो, p पर जो वेलोसिटी होगा ये इनिशियल से n-1 सेकंड का वेलोसिटी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हम अगर up लिखना चाहें तो हम लिखेंगे u प्लस n-1 इंटू a, u प्लस a t, तो n-1 सेकेंड है, तो हम लिखेंगे u प्लस n-1 इंटू a, ये हो गया इंटू 1 सेकेंड प्लस हाफ a गुने 1 का स्क्वायर, और इसको तोड़ोगे तो आ जाएगा u प्लस 2a माइनस 1a/2। इसीलिए हम ये बोल रहे थे कि ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। इवन तुमको बता दे कि बहुत सारा किताब में लिखा रहता है डायमेंशनली इनकरेक्ट है, पता नहीं और लोग पढ़ाते क्या है नहीं मालूम, लेकिन इस तरह से कुछ हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। क्लियर? ठीक है। अगला हम क्वेश्चन अगर बात करें तो जरा देखो, कहता है कि टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी द पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड। ठीक है, पोटेंशियोमीटर हम लोग बहुत सारा काम के लिए यूज करते हैं, ठीक ना, और बेसिकली ईएमएफ जो दो सेल का होता है उसके कंपेरिजन के लिए हम लोग बात करते हैं। कहता है फॉर आर बराबर 10 ओम द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्जर्व एल बराबर 50, कोई दिक्कत नहीं है, एंड फॉर आर बराबर 1 ओम द बैलेंस पॉइंट इज 400, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। क्लियर है? हम इसका सॉल्यूशन पहले लिखते हैं। ठीक है, जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर लिखेंगे, ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जब लिखते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं कि लेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट of the potentiometric wire, is lambda. Let us say ये जो है देखो ग्रेडियंट कहीं भी होता है ना तो पर यूनिट लेंथ होता है, किसी का भी, जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट तो टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ या टेम्परेचर चेंज पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। प्रेशर ग्रेडियंट तो प्रेशर चेंज पर यूनिट लेंथ dp/dx वगैरह होगा। तो उसी तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर लिखेंगे तो लिखते हैं नाउ फॉर फर्स्ट केस लिखेंगे तो लैम्डा पूरे लेंथ कितना है, मान लो L2 बोल देते हैं, या छोड़ो इसको, हम लोग जो दिया हुआ है उसी हिसाब से बात कर लेते। लैम्डा गुने 500 बराबर 10I, करंट की बात करेंगे, ठीक है। तो एक इक्वेशन था, दिस इज अगेन इक्वल टू E माइनस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस R, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दिस इंप्लाइज कि हम लोग अगर यहां से लिखना चाहें तो लिखते हैं लैम्डा गुने 500 बराबर E माइनस 50 लैम्डा इंटू R। ये कैसे? तो भाई पहला इक्वेशन से लिखते हैं लैम्डा इंटू 500 बराबर 10I, तो I बराबर यहाँ से लिख देंगे, एक जीरो तो गया तो 50 लैम्डा, ये एक लिख देंगे। तो ये पहला में I का वैल्यू लिख देते हैं। अगेन अगर हम लोग बात करना चाहें तो लैम्डा इंटू 400 बराबर हो जाएगा 10, कितना है 1, ये हो जाएगा 1 इंटू I डैश, तो करंट बदल जाएगा, एंड दिस इज E इंटू E माइनस I डैश इंटू R, ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हो जाएगा लैम्डा इंटू 400 बराबर यहाँ से लिखेंगे तो E माइनस 400 लैम्डा इंटू R स्मॉल r, ठीक है। तो मान लो इसको हम कैपिटल A इक्वेशन और इसको कैपिटल B इक्वेशन, हम फ्रॉम A एंड B जो है दोनों को डिवाइड करके यार हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड B, फ्रॉम the equations we can
have the value of r, have the value of r, इंटरनेशनल मीडियम। अब है कि हम लोग लिखते हैं कॉन्सेप्ट, तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेटेड कॉन्सेप्ट पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, यूज्ड फॉर मेजरिंग or comparing the EMF of the cell, EMF of the cells, EMF of the cells, based on the principle that for given current जो भी होगा वोल्टेज प्रोपोर्शनेट हो जाएगा रेजिस्टेंस, ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा लेंथ के, क्योंकि V बराबर हम लिखते हैं IR, ये I कांस्टेंट हो गया और R बराबर होता है दिस इज रो L बाई A। अगर एरिया सेम है इसका V प्रोपोर्शनेट हो जाएगा L। यही कॉन्सेप्ट पे आधारित हम लोग बात करते हैं। दिस कम्स टू कि V1 बाई V2 बराबर हो जाएगा L1 बाई L2। अब है कि एडिशनल में हम इसका जो है सो ऑल्सो द इंटरनल रेजिस्टेंस of the cell can be measured or compared। सर्किट डायग्राम, अगर मान लो इसको हम सर्किट डायग्राम की बात करें, सर्किट डायग्राम ऑब्वियस है कि पोटेंशियोमीटर की बात करें तो हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर में सर्किट डायग्राम क्या हुआ सो देखो, मान लो कि ये इस तरह का ये पोटेंशियोमेट्रिक वायर है, ये A है और ये B है। नॉर्मली 10 मीटर का होता है, ये 600 मीटर 500 मीटर कुछ भी हो सकता है, 10 राउंड रहता है ये। और यहाँ से हम लोग बात करेंगे S, मान लो ये स्टैंडर्ड सेल है, ये इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस E है, माने EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R। यहाँ से जो हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो है सो एक ये सेल लगाते हैं, जिस सेल का कंपेयर करना है इसको मान लो कि हम E1 R1 इस तरह से लिखते हैं, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और ये एक जॉकी होता है, जॉकी, ठीक है, जिसको कि इस वायर पे हम लोग स्लाइड कराते हैं। क्लियर? तो इस वायर पे स्लाइड कराते हैं तो उसके हिसाब से इसमें गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो चेंज करता है। कैसे चेंज करता है इसको देख लो। जैसे अगर वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मान लो कि ये 4 वोल्ट है और यहाँ 3 वोल्ट लगा दे, ये 3 वोल्ट के हिसाब से करंट भेजेगा, ये 4 वोल्ट के हिसाब से भेजेगा। तो करंट जो है स्विच पे ऑब्वियस है कि इसके हिसाब से जो 4 वोल्ट के हिसाब से आएगा तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर भी जाएगा इधर भी आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा, ठीक है ना, कि इसमें करंट गैल्वेनोमीटर में इस सेक्शन में 0 हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया एजे पॉइंट के बीच में, ये जो एजे पॉइंट के बीच में जो देखो एजे पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये इसके बराबर हो जाए। नॉर्मली इसमें ऐसे तो करंट तुम कुछ भी मान लो, I1 मान लो, I2 मान लो, जो करंट मानने का मन मान लो। तो इन जनरल हम ये भी दिखा देते हैं कि कैसे आएगा, लेकिन एक चीज क्लियर है कि अगर करंट 0 है तो इसमें IR ड्रॉप 0 हो गया। तो इसका EMF जो इस सेल का होगा
ये इसके बीच का जो पीडी हो जाएगा लैम्डा, मान लो पोटेंशियल पर ड्रॉप के हिसाब से, जैसे मान लो अभी बैलेंसिंग लेंथ L1 है, ये E1 लगा हुआ है, तो हम लिखते हैं इफ गैल्वेनोमीटर has no deflection, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब E1 जो हो जाएगा, दिस इज हो जाएगा लैम्डा इंटू L1, जहां पे लैम्डा बराबर हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। पहला इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या किए हम इसमें कि E1 सेल को हटा के हम दूसरा सेल E2 लगा दिए। E2 लगा देंगे तो स्वाभाविक है ये लेंथ वही नहीं रहेगा, ये खिसक जाएगा। तो ये हम ऐसे लिखते हैं फॉर E1 से, यहाँ पे लिख देते फॉर E1 से, इतना आ जाएगा। फॉर E2 सेल अगर बात करेंगे तो फिर ये E2 बराबर आ जाएगा, ये लैम्डा वाई तो वही है, ये L2, ये दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा सो फाइनली हम डिवाइड कर देंगे तो E1 बाई E2 जो आ जाएगा ये L1 बाई L2। तो यही बेसिक प्रिंसिपल पर ये आधारित होता है, जिसमें कि हम करंट जीरो मानते हैं। नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसी को देखो, एक चीज ये जो है सो वोल्टमीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, जितना भी चीज है इस सारा का सारा सर्किट का पार्ट है। तो अगर सर्किट का आइडिया तुमको है बच्चे अच्छे से, तो ये सब बहुत हेडेक नहीं, फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, फार्मूला रटोगे फंस जाओगे। जैसे इसी केस में अगर मान लो कि जीरो करंट नहीं करते, जैसे कई बार होता है कि करंट जीरो नहीं करता है, तब क्या हो जाएगा, तब जो हम लिखते हैं व्हेन, हम इस यहाँ पे लिखते हैं व्हेन deflection in the galvanometer is observed, deflection in the galvanometer is observed। मान लो कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है, तो इसका मतलब हम एक बार फिर दिखा दे रहे हैं। अब क्या होगा कि इसके एक्रॉस जो पीडी होगा, ये अब पीडी इसके एक्रॉस हो जाती है, इसके एक्रॉस क्या हो जाएगा E1 प्लस IR1। माने अगर पहला केस में I1 करंट है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें लिखते हैं लैम्डा इंटू L1 बराबर हो जाएगा E प्लस I1, E1 I1, I1 R1, सॉरी ये I1, ये पहला इक्वेशन। और अनदर से, और अनदर एक्सपेरिमेंटल सेल, मान लो इसको एक्सपेरिमेंटल सेल भी बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेल, तो हम लिखेंगे लैम्डा इंटू L2 बराबर E2 प्लस I2R, ये दूसरा। अब है इसमें डिवाइड करोगे तो L1 बाई L2 बराबर हो जाएगा E1 प्लस I1R1 बाई E2 प्लस I2R। हम इस तरह से फिर इसको हम लोग जो भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब अगर मान लो दोनों केस में करंट जीरो कर दे तो काम खत्म हो जाएगा। इसी को हम सर्किट कंसीडरेशन अगर करें, पोटेंशियोमीटर जो सर्किट एलिमेंट, पोटेंशियोमीटर एज ए सर्किट एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट में क्या हम बात करेंगे, देखो पोटेंशियोमीटर हम एक बार फिर यहाँ पे सामने बना देते हैं ऐसे, ये बी हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये यहाँ से ये जो होगा सो यहाँ पे एक सेल लगा देंगे, ये गैल्वेनोमीटर है, ये जो कि हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे।
इसका मतलब ये स्मॉल आर ये E1, ठीक है, ये E है, ये स्मॉल आर है, E1 ये R। इसी को अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट लिखना चाहें तो क्या होगा कि एक तो हो गया ये रेजिस्टेंस, एक यहां से एक रेजिस्टेंस होगा, एक रेजिस्टेंस यहां से हो जाएगा। ये कैसे होगा सो हम तुरंत बात कर लेते हैं। और ये ऐसे हो गया, ठीक है। मान लेते हैं लेंथ L है, इसका रेजिस्टेंस R है और कैपिटल L है, तो हम लिखते हैं इसका अगर हम लोग मानो R डैश रेजिस्टेंस मान लें तो R डैश बराबर रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L, और ये R जो है रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L, माने टोटल लेंथ जो होगा लेंथ L। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि R बटा कैपिटल L इंटू स्मॉल, मतलब L लेंथ के लिए रेजिस्टेंस कैपिटल R है तो यूनिट लेंथ के लिए तो R बाई L और इसमें स्मॉल L के लिए तो ये हो जाएगा, हम इसको R डैश बोलते हैं, R डैश। तो ये स्वाभाविक है कि ये जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना, ये टोटल अगर मान लो लेंथ के लिए है तो इसके लिए हो जाएगा हम R डबल डैश बोल देते हैं। ये R डबल डैश क्या है, जैसे R बटा L इंटू L माइनस L, ठीक है ना, यहाँ से अब ये हो जाएगा स्मॉल r1 और ये E। अब यहाँ से करंट क्या है, I है, अब I है तो इसमें जो है सो आप इसमें क्या करो कि इधर I1 मान लेते हैं, इधर I2 मान लेते हैं। अब इस सर के बारे में बहुत दिस इज वेरी जनरल, अरे कहने का मतलब कि अगर थोड़ा लेवल का सवाल पूछ देगा तो हो जाएगी दिक्कत, तो इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर जनरल बात करें तो एक तो इक्वेशन हो जाएगा I बराबर यहाँ से I1 प्लस I2, किरचॉफ का पहला लॉ, ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है, ठीक है। इन लूप फर्स्ट अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो मानो ये E है ये R है, तो हम लिखेंगे माइनस E प्लस IR प्लस I1 R डैश प्लस IR डबल डैश बराबर 0, ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और इन लूप हम लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, इन लूप 2 अगर बात करते हैं तो इसमें घूम जाओ, घूमोगे इधर से तो I1 R डैश माइनस E1 प्लस माइनस I2 R1 बराबर 0, ये हो गया तीसरा इक्वेशन। अब इसी में अगर गैल्वेनोमीटर का 0 मान लो रीडिंग है तो I2 0 कर दो, इधर से कोई करंट नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह, मतलब ये पूरा डिस्कशन, ठीक है ना। अभी मतलब ठीक है, हम आई थिंक कि समझ में आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अगला सवाल, पहले तो हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, एक तो देख लो कि क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो भाई इसको हम थोड़ा नीचे लाते हैं और इसको थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, आई थिंक कि अब सवाल दिख रहा होगा। हम अगर इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखो, कहता है इनफिनिटली पॉजिटिव चार्ज एक स्ट्रेट वायर है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इनफिनिटली का मतलब यू है, इस पर जो है सो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, ठीक है। लैम्डा दिया हुआ है चार्ज पर यूनिट लेंथ, graph that directly with the variation of kinetic energy of the electron as a function of radius of circular path। देखो क्वेश्चन तो सिंपल है, इस तरह का बहुत बार हम लोग पढ़ाए लिखाए हुए हैं। अब यह है कि पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सर्कुलेटिंग कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इसको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो जाएगा, ये जो है सो उसको सेंटीमीटर प्रोवाइड कराएगा पहला। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए जो सेंटीमीटर प्रोवाइड कराएगा, इसका मतलब ये हो गया कि mg²/r अगर हम लिखना चाहें, मान लो ये r है, बराबर हो जाएगा E इंटू ई, पहला इक्वेशन। अब है क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए, तो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग फ्रॉम गॉस थ्योरम लिखते हैं, फ्रॉम
गॉस थ्योरम। तो लिखेंगे ई डॉट गॉस थ्योरम से लिखेंगे ई डॉट डी ए प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा सो क्यू बाय एप्सिलॉन। इसका मतलब हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। एक सिलिंड्रिकल बना लेंगे, मतलब ये सिलिंड्रिकल इस तरह से बनाएंगे और गॉस थ्योरम लगा लेंगे। ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन। इसका मतलब यहाँ से अगर लिखते हैं, देखो यहाँ लिख देते हैं भाई, ई बराबर जो हो जाएगा सो हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर। बहुत अच्छे, ई लैम्डा बराबर लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। बाकी सब कैंसिल हो, एल एल कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब लिखते हैं सो फोर्स ऑन इलेक्ट्रो, ये ई गुने ई बराबर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर उसको नाचने के लिए प्रोवाइड कराएगा। इसका मतलब हो जाएगा कितना, ई लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर। तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के लिए बात करेंगे, ये के हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज ई लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब है क्या कि तो भाई इंडिपेंडेंट होगा काइनेटिक एनर्जी, क्या है इसका मतलब आर से इंडिपेंडेंट है, मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो लिखते हैं सो ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, माने इसमें थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख दो, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा। तो हमने सो के इज इंडिपेंडेंट ऑफ R and hence remains constant। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होगा सो कांस्टेंट रहेगा, ये होना चाहिए। ठीक है, चेक कर सकते हो तुम भी, इसमें कोई बहुत माने बहुत ये नहीं है। ठीक है, अब रही बात ये कि अगर हम लोग इसमें बात आगे करें तो आगे कॉन्सेप्ट क्या यूज हो गया, कॉन्सेप्ट रिलेटेड या रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें जो है सो ये इनफाइनाइट लेंथ का है, तो हम लोग कुछ नहीं करते, इससे पहले तो हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। मान लो पी पॉइंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाना चाहिए, यूनिट पर डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, इसमें तो कोई दो मत है नहीं। ठीक है, अब क्या है कि इसके लिए हम अगर मान लो कि इस तरह से हम लोग सिलिंड्रिकल एक ये ले लें, इसको गॉसियन सरफेस जिसको बोलते हैं, सिलिंड्रिकल अगर ले लें, इसका नाम इमेजिनरी होता है, ये गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये लेंथ एल है, ये लैम्डा है, तो हम इसमें लिखेंगे चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड, ये हो जाए कितना, लैम्डा इंटू एल। एरिया जो लिखेंगे, एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगा 2 पाई आर एल, अगर हम इसको आर मान लें तब। सो फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से बात करेंगे तो ये ई डॉट डी एस जो नेट फ्लक्स होगा ये क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। इसका मतलब हो जाएगा ई उन्हें 2 पाई आर एल लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन। तो
तो यहाँ से ये गए, तो ये E बराबर जो हो जाएगा दिस इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, हम इतना लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये प्रोपोर्शनल 1/r हो जाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब मिल गया तो इसके बाद अब कुछ भी जो भी निकालने का मन हो हम निकाल सकते हैं, माने फोर्स से रिलेटेड। ठीक है, इसी तरह से अगर पोटेंशियल हम यहाँ निकाल दें या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दें तो फिर उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। जैसे जैसे एक एग्जांपल हम दिखाते हैं, मान लो एक एग्जांपल दिखा देते हैं। ठीक है, लेट अस से ये कुछ इस तरह से, एक मान लो कि यहाँ से चार्ज पार्टिकल Q, ठीक है ना, ये जो है सो यहाँ P पॉइंट से जो कि डिस्टेंस है एटा L या एटा R, एटा R, इसको जो है सो इस तरह से फेंका गया है वेलोसिटी v नॉट। कहता है कि Q पॉइंट पे आ जाएगा तो वेलोसिटी v बताइए क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है R। ठीक है, ये लैम्डा है। मतलब मेरा कहने का सेंस सिंपल है कि व्हेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम P, वो एग्जांपल करके देख लेते हैं। एग्जांपल हम लिखते हैं कि चार्ज Q प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट P with velocity v नॉट। दिक्कत लगे तो भाई ये भी तुम मान लो, चार्ज उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा तो इसको जो है सो हम ए बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा ए with velocity v नॉट towards वायर, इनफिनाइट वायर है, सब गिवन है। फाइंड वेलोसिटी एट बी। ठीक है, मान लो एक छोटा सा सवाल, ऐसे तो इस पर बहुत सारा सवाल आ सकता है, बहुत सारा तो तुरंत नहीं हो सकता, लेकिन खैर एनीवे हम इसके लिए अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास जो है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r या r या x जो भी मानना चाहो। डेल्टा v लिखते हैं तो ये हम लिखते हैं dv का इंटीग्रेशन, दिस इज e dx माइनस ये हो जाएगा लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट dx बाई x, और शुरू में डिस्टेंस था एटा r और अब है r। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहो तो माइनस यूज कर सकते हो, ये ln ये एटा आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से हम लोग dv लिखते हैं, dv तो ये हो जाएगा va माइनस va से b तक, इसका नाम vb माइनस v, और ये आ जाएगा माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, अब अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लिखना चाहें, नाउ फ्रॉम एनर्जी हम इसी लिख देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये ई ए बराबर हो जाएगा ई। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस ये क्यू गुने वी ए पोटेंशियल एनर्जी बराबर इसे हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस क्यू इंटू वी बी। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस क्यू वी ए माइनस वी बराबर हो जाएगा दिस इज हाफ एम वी बी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा एक चीज गौर से देखो, इसके लिए हम लोग लिखते हैं वी ए और वी बी माइनस वी ए जो है ये है माइनस लैम्डा,
तो वी बी माइनस वी ए माइनस बी लैम्डा माइनस है, तो ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन ln, एटा बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग भी निकाल सकते, ठीक है। मतलब कहने का साफ है कि ये आ जाएगा भी ए से भी बी आर बटा, तो ये तो प्लस हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ से क्योंकि जब इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करके जो आएगा प्लस है, प्लस क्यों आ जाएगा, तो ये आर बटा एटा आर हो जाएगा, तो 1 माइनस एटा आर, तो माइनस ये और माइनस इधर से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि ये बता रहा है देखो इसको ऐसे कोई सॉल्यूशन करने के बाद हम एनालिसिस भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से Q और ये पॉजिटिव की तरफ भेज रहे हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक है ये रिपेल कराएगा इसको, तो रिपेल कराएगा तो यहाँ बी पे आते आते वेलोसिटी घट जाएगा। हो सकता है ये भी कह दे कि बी पे बताओ कि कितना दूर से फेंके कि रेस्ट में आ जाए। मैंने क्वेश्चन इस पे बहुत सारा चीज हो सकता है, हम सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो वेलोसिटी घट जाएगा, तो यहाँ जो हमने बनाया उसमें जो इनिशियल काइनेटिक था उसमें से इतना पार्ट घट जाएगा और फिर वेलोसिटी कम आ गया, सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, वगैरह वगैरह। मतलब एक बार जैसे इसको एक बार देख लो, ठीक है ना। इसी तरह का हम लोग बहुत सारा चीज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसमें देखो कि ये डायोड का सवाल है, सॉल्यूशन। पहले हम इसको बनाएंगे फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। डायोड का जो बाइसिंग का सवाल है, बाइसिंग में क्या है कि इसमें देखो ये जो है सो पॉजिटिव है नेगेटिव, हम अभी रिलेटेड थ्योरी में बात कर लेंगे। तो ये रिवर्स बाइसिंग है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। तो डायोड अगर नाम दे देते हैं इसका हम लोग, मान लो D1 दे दें नाम, ये D2 दे दें, तो लिखते हैं डायोड D2 इज इन रिवर्स बाइसिंग। So no current will be no current will flow and becomes ineffective. मतलब इनफेक्टिव हो जाएगा। इसका सर्किट जो आ जाएगा, सर्किट कुछ ऐसा आ जाएगा, ये सर्किट ये ऐसे आ जाएगा, ये यूं, ठीक है, -6 ये हो जाएगा 15 ओम और ये जो है 10 ओम, ये हो जाएगा मान लो -8, ये -6 वोल्ट, ठीक है। तो अब सिर्फ यही रहेगा, तो हम आर इफेक्टिव जो लिखते हैं आर बराबर, तो 15 पहले में हो गया 15 गुणे 10 बटा 25, तो ये आ जाए कितना 50-25, 5 से 50-25 और 5 गुना 10, 5 दिया 15, 6 ओम आ गया, ठीक है। तो 6 ओम, तो 6 ओम हो। अब जो होगा सो होगा, उसमें हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, कैलकुलेशन चेक करेंगे, ठीक है। अब रही बात कि इसका रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है भाई, तो हम लिखते हैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसमें हम सबसे पहले बाइसिंग ऑफ डायोड लिखते हैं। डायोड पहला लिखते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, कोई डायोड है मान लो इसमें इस तरह से, इसको अगर हम पॉजिटिव से जोड़ दें इस तरह से, यहाँ पे हम लोग आउटपुट वगैरह निकालना चाहें तो हम लोग रेजिस्टेंस वगैरह लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हम लोग को ये आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। आउटपुट हम चाहें तो यहाँ पे इनपुट भी लगा सकते हैं,
ये हो जाएगा इनपुट। मेजर बात यह है कि ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। पीएन जंक्शन है, पीएन, इसे याद रखेंगे। ये हो गया पी, ये पी हो गया, ये एन, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। इसके बारे में तो बहुत सारे डिटेल्स में, पूरा मजेदार है बहुत। सबसे बड़ी बात है कि बहुत आसान है। तो खैर ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव को माने पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, हम लिखते हैं पी टाइप कनेक्टेड विथ पॉजिटिव, कनेक्टेड विथ पॉजिटिव। और एन टाइप जो हो जाएगा कनेक्टेड विथ नेगेटिव, कनेक्टेड विथ नेगेटिव, ठीक है। तो फॉरवर्ड, देन फॉरवर्ड बाइसिंग, देन फॉरवर्ड बाइसिंग। और फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या है, ठीक है ना, कि करंट इस होके बहता है और डायोड इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन दिस केस the current flows through the diode and the diode remains effective, and the diode remains effective। लेकिन ये जो फॉरवर्ड बाइसिंग का लफड़ा है या रिवर्स बाइसिंग का है, तो ये जो पी पॉइंट है, ये मान लो क्यू पॉइंट है, तो हम लिखते हैं फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग पॉइंट पी should remain positive, should remain positive with respect to point Q, to point Q। मतलब पॉजिटिव का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि प्लस हो, इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव होना चाहिए बस। अगर ये -10 ये -8 है तो इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है। ये मान लो 8 है और ये 6 है तो इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है। मतलब ये है कि P को जो है सो पॉजिटिव होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू Q, ठीक है। इसी तरह से अगर ऐसा हो जाएगा तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगा, और जब फॉरवर्ड बाइसिंग होता है इसमें करंट बहने लगेगा। रिवर्स बाइसिंग क्या है सो देखो, दूसरा में हम लिखते हैं रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग में क्या है कि हम इस तरह से लेते हैं सेल, ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम नेगेटिव से इसको पॉजिटिव से, फिर वही आउटपुट वगैरह सब निकालना चाहते हैं निकाल दो, नहीं तो थोड़ा मजेदार है कि जब पढ़ाना होता तो फिर ज्यादा मजा आता। बाकी हमको अभी शॉर्ट में जो है सो निकलना है, यहाँ से इनपुट आना, ठीक है। अब क्या है कि ये देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये माइनस हो गया सेल का, ये प्लस हो गया, तो उल्टा जोड़ा हुआ है। इसका ना पी टाइप जो हो जाएगा कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल एंड एन टाइप जो हो जाएगा कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नो करंट will pass because diode becomes ineffective,
इनइफेक्टिव। अच्छा, इसी में क्या मजेदार बात है, काहे इनइफेक्टिव हो जा रहा है? इसलिए हो जा रहा है कि जो इसमें दो तरह का माने होल्स और करंट जो होता है तो डिफ्यूज्ड होता है। तो डिफ्यूज तो जंक्शन जो है, तो जंक्शन पे ये रिवर्स बाइसिंग में इतना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा देता है डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन्स होल्स का, जिससे कि वहां पे करंट को पास करना माने जो नॉर्मल वे में जो होल्स इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको क्रॉस करना कठिन हो जाता है, जिसके चलते इसमें करंट नहीं जाता है। और रिवर्स बाइसिंग अगर हम लिखे और रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग मान लो कि ये इस तरह का है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट मान लो Q है, तो इसको निगेटिव होना चाहिए Q के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो पॉइंट P शुड हैव द नेगेटिव पोटेंशियल, with respect to point Q। जैसे मान लो कि ये है -8 और ये -6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये निगेटिव हो गया, ठीक है। या ये मान लो कि 8 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तब भी बाइसिंग हो गया, लेकिन बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग हो, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये निगेटिव है। इसी तरह से अगर हम पिछले में भी देखना चाहें, मान लो इसमें देखना चाहें, तो जैसे मान लो कि -6 वोल्ट है और ये -8 वोल्ट है, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से ये मान लो कि हम 10 वोल्ट बोल देते हैं और ये 8 वोल्ट हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। माने ये सिचुएशन है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव और ये निगेटिव पे हो, कंपैरेटिव होता है, मतलब उस रिस्पेक्ट टू हम लोग बात इसमें करते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें और भी बेसिक बहुत सारी बातें हैं जो अभी नहीं, हम बस सिर्फ बाइसिंग समझा करके हम आगे बात करेंगे। दिस इज पीटी डायग्राम है भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सॉल्यूशन हम निकालते हैं इसका, पहले सॉल्यूशन। ऐसे इसके लिए डिटेल्स में हम लोग बात कर चुके हैं। जो जी एडवांस का हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ाए हैं, हमारा जो वीडियो है जी एडवांस का थर्मोडायनामिक्स, उसमें देखो क्या है कि जी एडवांस लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन उसमें बहुत लेवल का स्टैंडर्ड किया हुआ है, तो बच्चा को ये लगता है कि अरे वो तो जी एडवांस है, एक बार थ्योरी तो उसमें पढ़ लो। वो थ्योरी सब में सेम रहेगा, चाहे वो जी एडवांस हो, चाहे जी मेन हो, चाहे नीट हो, ठीक है ना। थ्योरी एकदम सेम है। हम उसमें थ्योरी डिस्कस किए हुए हैं कि किस तरह से हम लोग सवाल प्रोसीड करते हैं, किस तरह से फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, चाहे तुम जी एडवांस के लिए पढ़ो, चाहे जी मेन के लिए पढ़ो, चाहे तुम नीट के लिए पढ़ो, सेम रहेगा। मजेदार बात यह है कि फर्स्ट लॉ का हमने जो इसमें इक्वेशन बताया है, वो इक्वेशन लगता है वीडियो 2 होगा, वो डे 2 का वीडियो है, वो इक्वेशन कोई नहीं पढ़ाता। नहीं तो आप विश्वास नहीं है तो सबका आप वीडियो चेक कर लो, फिर मिला लो, देख लो। खैर एनीवे, समझ में आएगा धीरे धीरे। हम इसमें बात करना चाहते हैं कि पीटी डायग्राम है, ठीक है। तो पीटी डायग्राम के लिए अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम का, ये जो है सो डेंसिटीज है, डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट वॉल्यूम है सिंपल। अब जरा एक चीज देखो, हम लिखते हैं, लिखेंगे वी है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, डेंसिटी बराबर लिखते हैं, ये डेंसिटी है, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना, कि वॉल्यूम बराबर अगर हम लिख दें तो मास बटा डेंसिटी, ठीक है। मास किसी भी गैस का मास हमेशा ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो अब कांस्टेंट होता है तो हम लोग अगर मान लो पीटी डायग्राम पे हम इधर टी बोलते हैं, इधर पी बोलते हैं, मान लो 3 वो इस तरह से दिखाया, हम वॉल्यूम के लिए बात करें, V1 V2 V3। नाउ आइडियल गैस इक्वेशन से बात करेंगे तो ये हो जाएगा nRT, मतलब ये हो जाएगा कि हम लिखेंगे यहाँ से, अगर मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो P बराबर NR बटा V, ये T हो जाएगा। तो स्लोप अगर लिखते हैं इसमें हम, स्लोप
तो ये हो जाएगा dp बाय dt, ठीक है। dp बाय dt लिखेंगे तो स्वाभाविक है कि nr बाय v, ठीक है। सो स्लोप जो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय v एंड दिस इज प्रोपोर्शनल रो। इसका मतलब हो जाएगा डायरेक्ट अगर लिखते हैं तो स्लोप प्रोपोर्शनल टू रो माने डेंसिटी, क्योंकि मास कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। तो आप जरा गौर से देख लो, ये पीटी डायग्राम है, टी है, ये पी है, ये जो है सो एक बार क्वेश्चन देख लो क्या है, रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है। ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। क्लियर? सब ओरिजिन से पास करता हुआ ग्राफ होगा जी, ग्राफ जैसा भी लग रहा हो। तो आप देखो कि जिसका स्लोप, किसका स्लोप ज्यादा है, रो 1 का, तो उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। इसका ना रो 1 ग्रेटर देन रो 2 ग्रेटर देन रो 3 एंड v1 लेस देन v2 लेस देन v3। इसी क्वेश्चन को अगर टीपी डायग्राम कर देता तो उलट जाता, स्लोप ही उलट जाता, ठीक ना। तो हम इसमें अगर बात करते हैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट, लिखते हैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट। रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। पीवी बराबर एनआरटी, हम चाहे तो एम आर टी बाई कैपिटल एम कर सकते हैं। इसका ने पी बराबर लिखेंगे एम बाई वी आर टी बाई एम। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज रो आर टी बाई एम, ये हो जाएगा पी। तो एट, अच्छा पी और टी के बीच में हम लोग बात करेंगे तो लिखते हैं इसमें ना फॉर स्लोप, तो dt बाई dt रो r बाई, इसका स्लोप जो हो जाएगा इसमें प्रोपोर्शनेट रो, मतलब साफ है ये t है, ये p है, ये स्लोप देखो एक्स एक्सिस से ये एंगल है, ठीक है। तो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, माने ये मान लो रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, स्लोप जिसका ज्यादा होगा इसका मतलब हो जाएगा दिस रो 1 ग्रेटर देन रो 2 ग्रेटर देन रो 3। क्लियर? अगर इसी क्वेश्चन में हम ऐसे बोल दें, क्योंकि ये पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ये टी हो गया, ये पी हो गया। अब इसको हम लोग वॉल्यूम के लिए भी बात कर सकते हैं, मान लो v1 है, ये v2 है, ये v3 है, और एक हम लोग इसके लिए डेंसिटी के लिए भी बात कर सकते हैं, ये p है, ये t है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। इसलिए रो 1 रो 2 और रो 3 हमारा जो सिचुएशन है इसमें, इसी pv बराबर हो जाएगा m rt बाई m, दिस इज रो rt बाई m, p हो जाएगा, ठीक है। तो dp बाई dt लिखते हैं, dp बाई dt बराबर हो जाएगा रो r बाई m। सो इसमें जो होगा स्लोप y में चेंज, तो dt बाई dt ये हो जाएगा m बाई r 1 बाई, इसका स्लोप जो हो जाएगा प्रोपोर्शनेट 1 बाई, इसका स्लोप ज्यादा होगा तो यहाँ पे देख लो ये रो 1 लेस देन रो 2 लेस देन रो 3, ठीक है। या यहाँ लिखते हैं तो v1 का जो हो जाएगा v1 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v3, माने डेंसिटी और वॉल्यूम में उल्टा रिलेशन होगा। मास चूंकि कांस्टेंट है इसलिए हम लोग इसमें इस तरह से बात कर सकते हैं। इसी में हम लोग ये भी कर सकते हैं, पीटी डायग्राम हो जाए, भीटी डायग्राम हो जाए, तो ये हम और एक लाइन बता देते हैं फॉर भीटी डायग्राम। फॉर भीटी डायग्राम तो अगर बात करेंगे हम लोग, मान लो इधर v और t हो जाएगा और ये इधर v हो जाएगा। मान लो कि P1, P2, P3। अब प्रेशर को किसी और चीज से रिलेट करके, फोर्स है ये है वो है, रिलेट करके उसका रिलेशन लिख सकता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे PV बराबर लिखते हैं nRT, ठीक है। तो P कांस्टेंट यहाँ पे, तो हम लिखते हैं V बराबर nR बाई P इंटू T।
ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, इक्वेशन देख ही सकते हो। ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। इसका dv बाई dt जो हो जाएगा nr बाई p, मतलब स्लोप जो हो जाएगा 4% 1/p। इसका मतलब जिसका ज्यादा स्लोप होगा, मतलब यहाँ जो लिखना था p1 लेस देन p2 लेस देन p3 कर सकते हैं। इसी को अगर dv डायग्राम हो जाता, मान लो ये v है और इधर ये t है, कुछ ऐसा है, ये P1, ये P2, ये P3। तो हम लिखते हैं अगेन PV या dV बाई dt जो था, स्लोप जो था पीछे dV बाई dt, ये था कितना nr बाई p। इन दिस केस, इन द फिगर शॉन, इसमें जो स्लोप हो जाएगा ये हो जाएगा dt बाई dv, ये हो जाएगा p बाई nr। इसका स्लोप जो हो जाएगा प्रोपोर्शनेट p हो जाएगा, मतलब यहाँ जो स्लोप हम लिखते हैं ऐसा हो जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज इसका स्लोप देता p1 ग्रेटर देन p2 ग्रेटर देन p3, हम ऐसे लिख सकते हैं। कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन XY प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। अब एक्सीलरेशन पर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कि गिवन जो है, इसमें पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन गिव है x बराबर दिया हुआ है 2 + 4t और y बराबर दिया हुआ है 3t + 8t²। इसको हम वेलोसिटी vx लिखेंगे तो ये हो जाएगा dx बाई dt, 0 + 4, और ax लिखते हैं तो दिस इज dvx बाई dt एंड दिस इज 0। यहाँ पे vy लिखते हैं तो दिस इज dy बाई dt, ये आ जाएगा 3 + 16t। ay बराबर लिखते हैं दिस इज dvy बाई dt, दिस इज 0 + 16। सो अगर a का हम मॉड ले लें, इसे वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, चलो थोड़ा अच्छा रहेगा तुमको। ये axi + ayj, इसका मतलब ये तो 0 है, मतलब 16j मॉड लिखेंगे 16 मीटर/सेकंड², ये आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक ना। और स्वाभाविक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप जब चेक कर लो, नॉन यूनिफॉर्म तो नहीं होगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हैविंग स्ट्रेट लाइन, ये भी नहीं होगा क्योंकि x और y दिया हुआ है तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अगर तीसरा यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट एंड नो, चौथा आंसर है, ठीक है। इसमें रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, अगर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सिंपल है कि अगर हम लोग फॉर 2 डायमेंशनल मोशन बात करें, फॉर 2 डायमेंशनल मोशन सब पता होगा यार, और 2D मोशन, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x और y। तो vx बराबर जिससे हम अगर इसमें लिखना चाहें, r बराबर हो जाएगा xi + yj, नो प्रॉब्लम। और वेलोसिटी, तो ये v बराबर जो हो जाएगा दिस इज dr बाई dt, ये हो जाएगा v dx बाई dt i प्लस dy बाई dt j, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज vx i
प्लस वी वाई जे और ये भी हो जाएगा। इसका मतलब v का अगर मॉड लिखेंगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर कितना vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए अगर बात करें tan थीटा तो dy बाई vx हम मॉड ले लेंगे यहाँ से और फिर हम इसी हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। और एक्सेलरेशन तो ये ax बराबर लिखते हैं डी वी एक्स बाई डी टी। इसका मतलब ये हो जाएगा, हम पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, ये हम ये लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में ही लिख देते हैं। ये हो जाएगा दिस इज डी वी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज ए बराबर ए एक्स आई ए वाई जे, ठीक है। इसका मॉड अगर लिखते हैं हम तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का tan बीटा मान लो इसमें मानते हैं तो दिस इज ए वाई बाई ए एक्स। हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी पूछेगा। इसी चीज को हम लोग पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब हुआ कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट के रूप में, ये एक्स है ये वाई है, तो इधर मान लो कि भी एक्स हो जाएगा, इधर ए एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा तो मेरा भी वाई और इधर ही हो जाएगा ए वाई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब रही बात इसमें क्या कि अगर हम इसी को पोलर फॉर्म में दिखाना चाहें, टू डायमेंशन, फॉर पोलर फॉर्म अगर देख ले और पोलर फॉर्म तो एक्सेलरेशन के लिए मेन बात करते हैं तो हम लिखते हैं इसको वेक्टर फॉर्म लिखते हैं ओमेगा क्रॉस आर। इसी फॉर्मूला से, इसका और भी तरीका है। तो फॉर एक्सेलरेशन हम लिखेंगे ए बराबर हो जाएगा दिस इज डी वी बाई डी टी और ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी प्लस डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर। इसका मतलब हो जाएगा ओमेगा क्रॉस भी हो जाएगा ये प्लस ये अल्फा क्रॉस आर। इसका नाम ओमेगा क्रॉस भी बराबर ओमेगा क्रॉस आर प्लस अल्फा क्रॉस आर। हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो है सो नॉर्मल एक्सीलरेशन कहलाता है और ये जो है सो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी अगर हम चाहें तो तोड़ के लिख सकते हैं। सो टोटल एक्सीलरेशन ए बराबर अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर अगेन एन का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, वेयर एन बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर और ए टी बराबर हो जाएगा दिस इज डी और वी का मॉड बाई डी टी। वो आ जाएगा वहां से, ठीक है ना। मैंने अल्फा आर ये हो जाएगा, उस हिसाब से हम लोग इसको निकाल लेंगे। क्लियर, ठीक है। अगर डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन मिल जाएगा। मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग इसमें इसको कर्व इस तरह से बात करें तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ये हो जाएगा ए टी और नॉर्मल एक्सीलरेशन ये हो जाएगा ए। इसका इसी का नेट एक्सीलरेशन हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टोटल एक्सीलरेशन ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो है सो क्यों डेवलप होता है? डेवलप्स ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन of velocity. Magnitude remains constant. ये जो होता है develops due to change in magnitude. डायरेक्शन इसमें रहेगा कांस्टेंट। स्वाभाविक है, टोटल एक्सीलरेशन जब आ जाएगा दोनों का, इसका ने दोनों वेरी करेगा, डायरेक्शन में वेरी करेगा और मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा।
एंड द लास्ट क्वेश्चन ये क्या है कि इसमें जो है 90 डिग्री का फेज का रिलेशन बोल रहा है सॉल्यूशन। तो इस 90 डिग्री के फेज का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग बात करना चाहें, पर इसी का डेरिवेशन है, हम रिलेटेड कॉन्सेप्ट में कर देंगे ये चीज। तो कहता है इसमें जैसे देखो कि इंस्टेंट करंट 0 है और वोल्टेज मैक्सिमम है। तो जैसे देखो कि अगर हम लिखते हैं कि V बराबर हम लिखते हैं V sin ओमेगा t, देन I बराबर हो जाएगा I cos ओमेगा t। चलो वो फाई हम कुछ ले लेते हैं, ये इसलिए कि जहां जहां साइन मैक्सिमम होगा वहां कॉस मिनिमम होगा। ठीक है, मतलब साइन का वैल्यू जो है सो मैक्सिमम होगा तो कॉस का वैल्यू जो है सो मिनिमम। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब V बराबर लिखते हैं V नॉट कॉस ओमेगा t, तो देन I बराबर हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाई। कहने का सेंस ये है, मतलब एक वो साइन होगा तो दूसरा कॉस होगा, माने एंगल जो बीच का होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हम अगर लिखते हैं फेज डिफरेंस में, तो द फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज 90 डिग्री। और ऐसा होता कब है, तो या तो इंडक्टर में होता है, इंडक्टर, कैपेसिटर, या दोनों रहेगा तब हो जाएगा। तो आप देख लो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है चौथा विषय। रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग बात करते हैं, रिलेटेड कॉन्सेप्ट फॉर रेजिस्टेंस ओनली। रेजिस्टेंस ओनली इन AC सर्किट। AC सर्किट, अगर AC सर्किट में हम सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो जरा सा देख लो, मैंने डायग्राम से ड्रॉ करते हैं तो कहने की जरूरत नहीं है कि ये हो जाएगा I, मान लो, सॉरी टाइम रख दो, इधर I या V कह दो। तो अगर मान लेते हैं कि इधर हम रेजिस्टेंस लेते हैं तो करंट, वोल्टेज लेते हैं तो करंट भी इसी डायरेक्शन में। कैसे, ये ऐसे आ जाएगा कि लेट V बराबर V नॉट साइन या कॉस, जो भी लिखना चाहो, ओमेगा टी, कॉस ही लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे साइन बराबर कॉस लिख दो, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये वोल्टेज की, तो करंट लिखेंगे तो V बटा इसका नाम V नॉट बाई R लिखते हैं कॉस ओमेगा टी। सेम चीज आ गया, ये हो जाएगा I नॉट कॉस ओमेगा टी, ये I, ये पीक वैल्यू है, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, माने मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम। अब है कि जो तुम करंट लोगे, माने कहने वाला जो वोल्टेज लोगे वही करंट आ जाएगा। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो इसका हम ग्राफ यूं ड्रॉ कर सकते हैं, टाइम t है तो अगर मान लो हम ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है, तो अगर बाय दी ये वोल्टेज है तो ये करंट हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि R का वैल्यू क्या है। ठीक है, अब हम लिखते हैं दूसरा में और कैपेसिटेंस ओनली, कैपेसिटेंस ओनली इन AC सर्किट। मामला ये है कि अगर ये कैपेसिटर खाली लगा रहेगा और AC नहीं DC सर्किट होगा, यानी स्टेडी स्टेट करंट अगर फ्लो करेगा, तो सिंपल बात ये है कि इसमें तो करंट जाएगा ही नहीं, तो ये AC में ही जाएगा। AC में जाने का मतलब ये हो गया कि हम अगर ये कैपेसिटेंस कह दें, यहाँ पे ये सप्लाई वोल्टेज कह दें, मान लो ये V बराबर V नॉट साइन कॉस, कॉस ले लेते तो सब कॉस ही ले लेते हैं, V नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो कॉस ओमेगा टी के लिए बात करेंगे तो ये C है, इस पर जो चार्ज आ जाएगा, जब देखो कुछ ऐसा हम Q बोलते हैं, इधर से करंट जाएगा तो Q बाई C लिखते हैं। दिस इज V बराबर
वी नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसका क्यू बराबर हो जाएगा वी नॉट सी कॉस ओमेगा टी। इसका हमने सो फॉर करंट तो आई बराबर लिखेंगे दिस इज डी क्यू बाई डी टी। इसका मतलब सी वी नॉट ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा ये वी नॉट बाई 1 बाई ओमेगा से, ऐसा लिखते हैं। और ये हम लिखेंगे कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5/2, कुछ ऐसा है। ठीक है, इसका मतलब ये हम लिखते हैं सो एक्स सी, इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये हो जाएगा दिस 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई 2 पाई एफ सी। ठीक है, आई नॉट जो हो गया सो पीक करंट, ये हो जाएगा वी नॉट बाई एक्स सी एंड डेल्टा फाई फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। इसका मतलब हो जाएगा ये करंट का फाई आई माइनस फाई वी, देखो जैसा तो ओमेगा टी प्लस 5/2 माइनस ओमेगा टी, ये गया दिस इज 5/2। इसका मतलब ये हो गया कि ये लीड कर रहा है। ठीक है, तो हम अगर इसमें देखना चाहेंगे ये टी है, तो अगर मान लो वोल्टेज कुछ इस तरह से है तो ये ऐसे आएगा 90 डिग्री से, कुछ ऐसे, माने ये हो जाएगा वोल्टेज और ये हो जाएगा करंट। अगर ऐसे इसको और ग्राफ में हम दिखाना चाहें तो अगर इधर हो गया वोल्टेज तो इधर हो जाएगा एक्सी और ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। ये 90 डिग्री से लीड कर रहा है, माने करंट इज लीडिंग बाय 90 डिग्री विथ वोल्टेज। अगर मान लो अगला हम लिखे तीसरा में ओनली इंडक्टर इन एसी सर्किट, अगर हम लिखे मतलब हम अगर इसको इंडक्टर कॉइल बोल दें, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है यू वी बराबर वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ये एल है। इधर से अगर करंट जाएगा तो पता है ये डेवलप कर देगा एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो लिखते हैं सो एल डी आई बाई डी टी बराबर हो जाएगा वी नॉट कॉस ओमेगा टी। इसका डी आई बराबर हो जाएगा वी नॉट बाई एल कॉस ओमेगा टी डी टी। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आई वी नॉट बाई ओमेगा एल। ठीक ना, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट सी। ठीक है, पुटिंग बाउंड्री कंडीशन सी बराबर हो जाएगा 0। इसका मतलब आई जो आ गया ये हो जाएगा वी नॉट बाई ओमेगा सी, सॉरी ओमेगा एल, एक बार देख लो, और ये साइन हो जाएगा ओमेगा टी। इसका मतलब वी नॉट बाई ओमेगा एल कॉस पाई/2 माइनस ओमेगा टी। तुम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई/2 माइनस ओमेगा टी, जो कॉस में है कोई दिक्कत नहीं है। सो ये इसमें आ जाएगा दिस इज आई नॉट कॉस पाई/2 माइनस ओमेगा टी, ये आ जाएगा, या आई नॉट कॉस
ओमेगा टी माइनस पाई बाई, जैसे लिखना चाहो लिख आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ लिखते हैं, सो ये एक्स एल जो हो जाएगा इंडक्टिव कैपेसिटेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, सॉरी रिएक्टेंस, और ये हो जाएगा ओमेगा यानी 2 पाई एफ इंटू एल, और आई नॉट जो हो जाएगा दिस इज वी नॉट बाई एक्स एल। अब अगर ग्राफ के लिए बात करेंगे, फॉर फेज डिफरेंस डेल्टा फाई आई माइनस फाई भी लिखेंगे, दिस इज ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, तो ये गया, दिस इज माइनस पाई बाई 2, इसका फाई आई जो होगा सो लेस देन फाई भी। करंट लैग कर रहा है, करंट इज लैगिंग बिहाइंड। अब इसमें क्या है कि जरा सा हम बात करेंगे इसमें कि इधर हम लोग लिखते हैं, मान लो ये वोल्टेज का है, तो ये जो है सो नीचे से आ जाएगा करंट का, ये हो जाएगा आर, ठीक है। अब इसमें अगर बात करते हैं, अगर मान लो और ग्राफ हम लोग बात कर लें, तो सिंपल है कि इधर अगर हम लोग इधर रेजिस्टेंस लेते माने करेंट वोल्टेज लेते हैं, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो ये एक्सएल जो आ जाएगा माने करंट ऐसे आ जाएगा 90 डिग्री, और ये एक्सएल फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट, अगर एलसीआर सीरीज सर्किट मतलब ये हो जाएगा एल सी आर, ये आर, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा एल, ठीक है। दिस इज वी बराबर वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं वी बराबर वोल्टेज होगा सो वी नॉट कॉस ओमेगा टी, करंट जो आ जाएगा ये आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, इसमें वेयर फाई जो हो जाएगा सो फेज डिफरेंस है, ठीक है। नाउ अब इसमें क्या क्या आएगा सो देखो, ठीक ना। फेज डिफरेंस के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें तीनों है, तो सबसे पहले इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस है एक तरह से, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर। कैसे, तो यहाँ देखो, अगर हम इसमें ग्राफ से दिखाना चाहें तो ये हो जाएगा आर, इधर था एक्स सी, इधर था एक्स एल, ये एक्स है। इसका अगर हम इसको थोड़ा लिखना चाहें तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे, ये आर हो जाएगा, ये ऊपर में आ जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल, तो रिजल्टेंट जो है एकदम वेक्टर डायग्राम है, हालांकि सब ये फाई हो गया फेज, इधर करंट इसमें बहेगा, ठीक है। और ये जो हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल, तो हम जेड जो लिखेंगे, अभी लिख दिए हैं कि इसमें रिजल्टेंट हम लोग इस तरह से लिखते हैं, सो जेड बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर, जेड बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर कर कॉस फाई लिखेंगे, ये आर बाई जेड हो जाएगा, ये आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है। अब रही बात, ये tan फाई लिख सकते हैं, ठीक ना। पावर फैक्टर लिखते हैं, इसको थोड़ा सा लिख दो, पावर फैक्टर बराबर cos फाई,
इस सेकेंड आर बाई जेड tan फाई अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो एक्स सी माइनस एक्स एल बाई आर, ठीक है, वगैरह वगैरह। मैंने इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। करंट का वैल्यू लिखना चाहें आई बराबर लिखेंगे तो जैसे ई नॉट बाई जेड या आई नॉट आ, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे तो और भी मतलब इसमें बहुत सारा डिटेल्स है, लेकिन हमारा काम इतना से चल जाएगा, ठीक है ना। फिर हम एक बार बोलना चाह रहे हैं कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 से 50 था, 10 क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब रही बात इसमें ये कि इसको अगर आप कलम कॉपी लेकर के बैठ के पढ़ोगे, अब एक सेक्शन 30 क्वेश्चन रहता है तो एक बार में जो है सो वो फिर 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो पूरा रिवीजन हो जाएगा एक तरह से जी मेंस के लिए। जी मेंस में सिंपल बात ये है कि बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन बेसिक क्वेश्चन पूछता है, आपको पता तो होना चाहिए सारा चीज। तो इसलिए जी मेंस में हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग इसको फिर कोशिश करते हैं कि जल्दी से ये आ जाए, सो दैट कि आपको फायदा हो जाए। 2 तारीख से आपका ये आ रहा है, ठीक है। थैंक यू।